हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हमारे ऑप्शंस है भील, इरुला, पनियन, राजी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। ये विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया से संबंधित नहीं है? हमारे ऑप्शंस है लोपनोर, अमूर, नाइजर, टिग्रिस। तो एशिया से संबंधित नहीं है वह नाइजर नदी है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नाइजर का संबंध जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से है, अर्थात ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है और इस नाइजर नदी को तेल रिवर की संज्ञा दी जाती है या तेल नदी की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प सी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? हमारे ऑप्शंस है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। तो भारतीय प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए बात करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब आया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। तो ये सन भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा और बात करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन के तहत और कौन से टर्म भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो एक तो समाजवादी जोड़ा गया, दूसरा जो शब्द था वो पंथ निरपेक्ष था और जो तीसरा शब्द था वह अखंडता था। तो ये 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में टोटल एक बार ही संशोधन हुआ है और वह संशोधन 42वां संशोधन 1976 का है। अन्य विकल्प के बारे में बात करें तो जो 74वां संविधान संशोधन है इसका संबंध नगर पालिका से है या नगर पंचायत से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। वहीं 44वां संविधान संशोधन है। 44वें संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का मूल अधिकार था इसको संपत्ति के मूल अधिकार से हटा करके वर्तमान में कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया और यह भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में या ये के अंतर्गत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? हमारे ऑप्शंस है संविधान 40वां संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 46वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि जो संपत्ति का मूल अधिकार है वह संविधान के 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकार से हटा करके एक कानूनी अधिकार के अंतर्गत भाग 12 के अनुच्छेद 300 ये के तहत रखा गया है। इस प्रश्न का सही विकल्प सी है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा करके भाग 12 के 300 ये के अंतर्गत रखा गया और यह वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है। और बात करते हैं कि संपत्ति का मूल अधिकार किस आर्टिकल के तहत था। तो संपत्ति का मूल अधिकार आर्टिकल 31 के तहत था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शंस है आर श्रीनिवासन, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है और बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? हमारे ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल। तो किसी भी राज्य की नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का जो अधिकार है वह उस राज्य के राज्यपाल का है, अर्थात बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या जैविक परिवर्तन। तो जल का वाष्प में जो परिवर्तन है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, खमीर एक उदाहरण है। हमारे ऑप्शंस है जीवाणु का, कवक का, विषाणु का, शैवाल का। जो खमीर है यह एक कवक का उदाहरण है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? हमारे ऑप्शंस है गंधक का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का।
जो समुद्री खरपतवार होते हैं या आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो रात्रि में पेड़ के नीचे सोना इसलिए हानिकारक है क्योंकि रात्रि में पेड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया की जाती है, और जब श्वसन की क्रिया होती है तो सभी जीवित जीव जंतु या पेड़ पौधे जो होते हैं ये ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो इसीलिए रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि रात्रि में जो पेड़ पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, धान के खेत से निकलने वाली गैस है, हमारे ऑप्शन है एथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, उपरोक्त सभी। जो धान के खेत से निकलने वाली गैस है वह मीथेन गैस है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, दूध किसका घटिया स्रोत है? ऑप्शन है कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ घटिया से तात्पर्य है कि अच्छा स्रोत ना होना। तो जो दूध है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल, जैवमंडल। तो पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो जैवमंडल है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? हमारे ऑप्शन हैं ईपी ओडम ने, सी रॉनकियर ने, ईएफ क्लीमेंट्स ने, अर्नीज नेस ने। तो गहन पारिस्थितिकी शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया वह अर्नीज नेस के द्वारा किया गया। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की जो सूचीबद्धता होती है वो रेड डाटा बुक में होती है, और ये रेड डाटा बुक जो है यह IUCN के द्वारा जारी की जाती है। IUCN का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में की गई, और उसका मुख्यालय ग्रैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? हमारे ऑप्शन है मीथेन, जलवाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न में पूछा गया है कि वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यहाँ नहीं को ध्यान रखिएगा। तो जो मीथेन है, मीथेन, जलवाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें जो आर्गन है ये वैश्विक ऊष्मन के लिए जिम्मेदार गैस नहीं है, जबकि मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों वैश्विक ऊष्मन के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। एक संस्था है IPCC, इसके द्वारा टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसों की पहचान की गई है। तो एक मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CFC हो गई, ओजोन हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड। ये टोटल 6 गैसें हैं जिनकी पहचान IPCC के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का कारण है एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। तो ओजोन छिद्र का जो कारण है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है। ओजोन छिद्र का मापन जो है वो डॉप्सन में किया जाता है, और ओजोन छिद्र की खोज जो है वो सर्वप्रथम ब्रिटिश दल के वैज्ञानिकों के द्वारा अंटार्कटिका से की गई थी। और ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में पाई जाती है। यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि ओजोन छिद्र या ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। भारतवर्ष का कितना भूभाग वन से आच्छादित है? हमारे ऑप्शन है 33.5%, 21.67%, 44.7%, 17.7%। तो इसका सही विकल्प बी है, 21.67% भूभाग जो है ये वन से आच्छादित है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? एशियाटिक बब्बर शेर अर्थात एशियाटिक लायन। ऑप्शन है गिर वन में, कान्हा, कार्बेट, दुधवा। तो एशियाटिक लायन जो है ये मूल रूप से गिर वन में पाए जाते हैं, और जो गिर वन है ये गुजरात में स्थित है। इस प्रश्न का सही विकल्प ये है। बात करें कार्बेट पार्क की, जिसका पूरा नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, यह उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में की गई।
और इसका पहले जो नाम था वह हेली नेशनल पार्क था। कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो यह एमपी राज्य में स्थित है। वहीं पर दुधवा की बात करें तो यह यूपी में स्थित है, और दुधवा जो है यूपी में स्थित एकमात्र नेशनल पार्क है और यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन हैं 24 जुलाई को, 29 जुलाई को, 20 जुलाई को, 25 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जैव विघटित प्रदूषक हैं पारा, प्लास्टिक, वाहित मल, एस्बेस्टास। जैव विघटित प्रदूषक जो हैं वह वाहित मल है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जबकि पारा, प्लास्टिक और एस्बेस्टास की बात की जाए तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हैं। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है। हमारे ऑप्शन है अक्टूबर 2008 में, फरवरी 2009 में, अक्टूबर 2009 में, मार्च 2010 में। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन जो है यह फरवरी 2009 में किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। हमारे ऑप्शन है राइजोबियम, नीलहरी शैवाल, एजोला, वैस्कुलर, अर्बुस्कुलर, माइकोराजा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प डी है, वैस्कुलर, अर्बुस्कुलर, माइकोराजा। ये फास्फेटिक जैव उर्वरक का उदाहरण है। जबकि राइजोबियम, नीलहरी शैवाल, एजोला ये तीनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं। जबकि बात करें राइजोबियम, नीलहरी शैवाल, एजोला ये तीनों नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। यकृत, मुंह, छोटी आंत, आमाशय। तो इस प्रश्न का सही विकल्प डी ऑप्शन है, आमाशय। अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। हमारे ऑप्शन हैं यकृत, मुंह, छोटी आंत, आमाशय। प्रोटीन का पाचन जो है वह मानव शरीर के आमाशय नामक अंग में प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प डी है। अगला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे 22 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प सी है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।